ठीक है जी, तो अभी देखो ओपन करते ही हो गया। ठीक, तो अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने सितंबर 2022 वाले पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 18 तक यूनिट 4 वाले हमने किए थे। ठीक है, सो अभी जो पेपर है दिसंबर 2021, जो कि एग्ज़ाम एक्चुअली फेब में हुआ था। सो ये जो है इसका पार्ट सी यूनिट 4 ट्राई करेंगे। सो देखिए ओपन करते हैं। सो यहाँ से जो ये की है, तो चलिए, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? 103 से, तो 103 से कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 3 8 है ना, यूनिट 4 खुद ही। सो यूनिट 3 के 12 क्वेश्चन है, उसके बाद यूनिट 4 आ जाएगा यहाँ से। सो यूनिट 4 इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4। सो सी देखिए जी, सो क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को। x be a non-negative random variable with ex is equal to 1. So which of the following quantities is necessarily greater than equal to 1? इनमें से कौन सा होगा जो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा? ठीक है, तो ट्राई कीजिए, आपको आइडिया होगा जेनसन्स इनइक्वालिटी या कोई इनइक्वालिटी यूज़ करके यू ट्राई। अच्छा, आइडिया आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो जेनसन्स इनइक्वालिटी आता है ना, आप लोग अप्लाई करके बताओ, जैसे अंकित ने बताया 1/4 है। उनको कैसे होगा? 2 कैसे होगा भाई? अंकित आप बताओ, 2 कैसे किया आपने? किया? सो सेकेंड पार्ट कैसे होगा? बाकी तो डायरेक्ट जेनसन्स इनइक्वालिटी से हो जाएगा, है ना। हाउ टू डू पार्ट 2?
है ना। 1 3 4 तो डायरेक्ट हो जाएगा जेनसन्स इनइक्वालिटी से, मतलब चेक हो जाएगा कहने का मतलब। तो 2 कैसे चेक करोगे? तो अगर आप, हाँ होल्डर इनइक्वालिटी करके होता है, आई थिंक होल्डर से इनइक्वालिटी करके होता है, बाकी कॉन्वेक्स फंक्शन होगा तभी वो मतलब उस पे आएगा ना। ट्रू हो पाएगा। होल्डर से इनइक्वालिटी करके आई थी उसमें। ओके, सो देखो भाई होल्डर्स पावर इनइक्वालिटी का क्या है उसको अप्लाई करके देखो। कई सारे अप्रोच है, तो एक तो कॉन्वेक्स है तो वैसा कर पाएंगे है ना, तो जेनसन्स इनइक्वालिटी इसमें लगेगा, तो बाकी सबको पता तो होगा ही, बताने की जरूरत तो है नहीं ना। cos x sin x कॉन्वेक्स होगा भी नहीं। हाँ नहीं होगा। तो जेनसन्स इनइक्वालिटी सबको पता है कि g ऑफ x जो है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x, है ना, when g is convex function। और ये कॉन्वेक्स फंक्शन कब होता है? दैट इज g डबल डैश x मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x। तो चेक करो, ये जेनसन्स इनइक्वालिटी रफली लिख दिया मैंने, तो आप चेक करो है ना। और ये कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए, अगर कॉनकेव फंक्शन होगा तो उल्टा हो जाएगा कि e ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ e x when g डबल डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों यूज़ कर सकते हो कोई भी, तो इससे आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। मेन है पार्ट 2 का, तो पार्ट बी में क्या है, e ऑफ cos x स्क्वायर प्लस e ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो जैसे कई सारे इनइक्वालिटी है ना हमारे, तो जेनसन्स इनइक्वालिटी, मार्कोव इनइक्वालिटी आपने बताया, मिनकॉस्की है, या कॉची स्क्वायर्ड है, या होल्डर्स है ना। एडवांस लेवल में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे ही सजेस्ट करें होल्डर्स इनइक्वालिटी, तो पहले आपको देखना होगा होल्डर्स इनइक्वालिटी होता क्या है ना। सो इसका कोई स्टेटमेंट बताओ। सो ये जो होल्डर्स इनइक्वालिटी है, अगर इसको हम लगाने की कोशिश करें क्या होगा? एनीवन? तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर देखोगे इसका, बाकी जो, तो बाकी ऑप्शन चेक कर लो, 1 3 4 चेक कर लो, इससे इजीली हो जाएगा। आप डबल डेरिवेटिव चेक कर लो और उस पर लगा के देखो। सर काची स्वार्ट्स था, सॉरी सर वो नाम गलत हो गया, कोई काची बात नहीं, स्वार्ट्स कॉची करके। स्क्वायर से क्या होगा? तो कॉची स्क्वायर्स अगर यूज़, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे बहुत सारी होल्डर्स हैं, कॉची स्क्वायर्स हैं, है ना, मिन कॉक्सी भी होता है, मिन कोस्की, आई थिंक मिन कोस्क्वी ऐसा कुछ होता है, देख लेना स्पेलिंग, है ना, ऐसा कुछ स्पेलिंग देख लेना बस। इन इक्वलिटी ये सब स्टैटिस्टिक्स में है, आप चेक करो। बाकी मार्कोव, चेबीसेव और जेनसन्स तो आप जानते ही हो, मार्कोव, जेनसन्स, चेबीसेव, और एक केरनॉफ बाउंड या केरनॉफ इनइक्वालिटी, ये भी है एक। बहुत सारे ऐसे, तो मतलब बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, तो आप देख सकते हो डिफरेंट स्टेटमेंट क्या है, गूगल करोगे ऐसे पता चल जाएगा कि होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है स्टैटिस्टिक्स में, कॉची स्क्वायर्ड्स क्या है, मिनकॉस्की क्या है, मार्कोव इनइक्वालिटी क्या है, चेबीसेव्स क्या है, केरनॉफ क्या है, जेनसन्स क्या है, ये तो बाउंड रहता है, केरनॉफ इनइक्वालिटी कह सकते हो।
तो ये सब डिफरेंट, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। सो मेनली यहाँ देखो क्या काम आएगा। तो कॉची स्क्वायर्ड क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट यहाँ तो सम है ना, तो सम में कैसे लगाएंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको इनइक्वालिटी जो लगाने की ज़रूरत है, वैसे तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, लेकिन वो डायरेक्टली लगेगा नहीं। तो ई ऑफ कॉस एक्स, ऐसे कॉची स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर, एक फॉर्म तो ये है ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई स्क्वायर, एक फॉर्म ये है इसका, ये है ना। देखो तो इसे कैसे यूज़ कर पाएंगे, वन टू थ्री चेक कर लिया ना, मतलब जैसे जेंसन से तो 1 ट्रू है, 3 फॉल्स आएगा, 4 ट्रू, जैसे ये बता रहे हैं। तो मेन डाउट आप लोगों को 2 में 1 3 4 एक बार है ना, जस्टिफाई कर लो सब लोग, फिर इस पे आते हैं। सो वैसे भी जो है ना क्या बोलते हैं, होल्डर्स इनइक्वालिटी स्टेट वो है जनरलाइज वर्जन है कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी का, है ना। जैसे अगर आप होल्डर्स इनइक्वालिटी लिखो, जैसे है तो मैं लिख देता हूँ, फिर आप देख लेना कि कौन सा काम करेगा। अगर होल्डर्स इनइक्वालिटी आप लिखते हैं, या बेटर मैं अगले पेज पे करता हूँ, तो ये जस्ट इसका जनरलाइज वर्जन है। होल्डर्स इनइक्वालिटी, इसका जो स्टेटमेंट है एक्चुअली कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स इंटू वाई, ये जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ मॉड एक्स रेस्ट टू पावर पी होल पावर 1/p, इस पूरे की पावर 1/p इंटू ई ऑफ वाई, है ना। तो मॉड वाई की पावर क्यू होल की पावर 1/q, वेयर पी क्यू 0 से 1 के बीच का नंबर है, सच दैट 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो ये होल्डर्स इनइक्वालिटी है। इसमें आई थिंक आप कैसे करेंगे कि 2 रख दो, है ना, p को 2, अच्छा सॉरी p को नॉट, एक मिनट यहाँ लिखने में गलती है ना, पी क्यू जो है ऐसा है कि रेसिप्रोकल 1 है ना, तो p जो होगा एक्चुअली मोर देन 1, अच्छा p मोर देन 1 एंड q मोर देन 1 रियल नंबर है, तभी तो 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 2 और 2 लोगे तो यही बन जाएगा कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी, p को 2 और q को 2 ले लो, तो यही कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी बन जाएगा, ठीक है। एनीवे हम सीधा उस पर आते हैं। तो हो जाएगा, आप बताओ भाई कैसे होगा, हो जाएगा आगे, अब देख लो।
अब बताओ कैसे होगा। तो ये तो मैंने इनक्वलिटी लिख दिया जस्ट, अब चेक करो। सो हमें बस 2 चेक करना है, 1 3 4 डायरेक्ट आ जाएगा आपका जेनसेंस इनक्वलिटी से। तो मेन जो डाउट है बच्चों का वो 2 में है। 2 कोई सॉल्व कर पाओ तो बताओ। कोई भी कर पाया कि नहीं? ओके तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ cos x स्क्वायर हमें चेक करना है कि हमें ex1 दे रखा है, ठीक है। वी हैव ex एज 1, x नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और ex1 है। देखो तो इसको हम b पार्ट को ट्राई करना है, c पार्ट ना। तो जो c पार्ट है दैट वी हैव टू डू, b पार्ट। तो इसमें हमें ये गिवन है x कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और ex इज 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ cos स्क्वायर x ऐसा कुछ है, नहीं, एक्सपेक्टेशन उस पूरे का स्क्वायर एक्चुअली। तो cos x का होल स्क्वायर है ना। सो इस पूरे का स्क्वायर है। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन x इस पूरे का स्क्वायर है। ओके तो इससे कुछ याद आ रहा है कि cos साइन में हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, gx को ले लेता हूँ e की पावर आयोटा x, तो क्या होगा, e की पावर आयोटा x, अभी के लिए स्मॉल x ले लो। तो यहाँ से ये होता क्या है, दिस इज द cos x प्लस आयोटा साइन x, है ना। एंड x नॉन नेगेटिव है, सर दोनों पार्ट को अलग अलग करके सम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग कैसे करेंगे? हो जाएगा एक्सपेक्टेशन cos x का होल स्क्वायर इज लेस देन cos x एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर। cos एक्सपेक्टेशन x कैसे? वो तो मतलब जेनसन से ही हो जाएगा ना सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो cos x स्क्वायर वाला क्या, पहले cos स्क्वायर पे आप लगा रहे हैं ना, किस पे लगा रहे हैं? gx क्या है इसमें? gx फंक्शन आप क्या लेंगे? cos x तो कन्वेक्स है, cos x का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? cos, कन्वेक्स नहीं है, माइनस नहीं है सर। नहीं ना, तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो दिमाग लगाओ भाई। ट्रायंगल इक्वलिटी आप लोग जानते हो क्या कहता है? अगर मैं ट्रायंगल इक्वलिटी की बात करूं कि अगर मैं इस gx का मैग्नीट्यूड लेता हूं तो क्या होगा, यहां से cos स्क्वायर x प्लस कितना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ना। वेक्टर पढ़े हो आप लोग, वेक्टर या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड क्या होता है?
माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। चलो, तो बेटर मैं अगर स्क्वायर लगा दूँ तो ऐसा कुछ। अब हम क्या करें, जी एक्स स्क्वायर के बारे में सोचें। तो मॉड लिया मैंने, हाँ, तो मॉड लिया तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, ये तो ऐसे ही 1 हो गया मेनली, वो तो ऐसे ही हो गया। लेकिन हमें मॉड ऑफ cos x प्लस आयोटा साइन x क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेस देन इक्वल्स टू 1 सर। 1 तो ठीक है, ये तो वही 1 के एग्जैक्टली इक्वल हो गया। तो मैं इसमें लगाना ये चाह रहा हूँ कि मॉड ई की पावर आयोटा x, मान लो x कैपिटल है। सर 1 को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिखे तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x। कैसे? हाँ, मतलब वो तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें सर एक्सपेक्टेशन ऑफ cos स्क्वायर x तो एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x इससे इसका स्क्वायर से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो वेरिएंस ऑफ cos x हो तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको सीधा से यूज़ करता हूँ कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, इसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स। अभी कैसे, इसका बताओ, क्योंकि इसको खोलोगे तो ई की पावर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स है ना, और यहाँ पे ये क्यों मॉड की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है ना, यही हो रहा है ना। सो आई थिंक दिस विल फॉलो थ्रू ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, बताओ भाई, व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी? ऐसे ये पढ़ा होगा, a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ऐसा ना। सो ये है, तो इसको लिखोगे या ट्रायंगल इनइक्वालिटी स्टैटिस्टिक, ये तो मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, स्टैटिस्टिक्स वाला वर्जन लिखोगे ये आ जाएगा। और इससे क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसका मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, और एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन प्रोबेबिलिटी अगर यूज़ करोगे तो ये बनेगा। ये तो मैथमेटिक्स में होता है, जैसे होल्डर्स इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स में कुछ और है, स्टैटिस्टिक्स वर्जन जो हमने लिखा था। कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी भी मैथमेटिक्स में ये होता है, a इंटू बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे करके नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, कुछ आएगा तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, नॉर्म होता है, नॉर्म कुछ देखना पड़ता है, नॉर्म टू मान लो है ना, इसमें जो होगा नॉर्म का टर्म मतलब दूसरा फॉर्म होता है, तो मैथमेटिक्स वाले को स्टैटिस्टिक्स में चेंज कर रहे हैं हम। तो ये एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगा प्रोबेबिलिटी में, इसको यूज़ करेंगे अगर हम, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अब इसको ब्रेक करो। सो इफ़ यू ब्रेक इट तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स, अच्छा एक्स या तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग कर लो, तो यहाँ पे अगर लिखोगे सो यू विल हैव, सर राइट साइड में फिर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड्यूलस cos x प्लस आई आयोटा अगर बाहर चला जाए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ sin x। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड को देखो, अभी लेफ्ट साइड को आप ध्यान से, लेफ्ट साइड को खोलो, मॉड खोलो, इसमें 2 नंबर है ना, ई अभी खोला नहीं है मैंने, अगर ई मैं ओपन कर दूं तो क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स एक नंबर है प्लस आयोटा एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स, ये मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, अब उसको अलग अलग कर दो, तो एक्सपेक्टेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन कॉस स्क्वायर एक्स राइट साइड।
अभी यहाँ भी इसको खोलो तो ये जो है इस पे a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ हमने सही लिखा, वहाँ रूट आई थिंक छूट गया क्या, चेक करो। ई की बार आयोटा एक्स का मॉड कितना होगा, यहाँ तो स्क्वायर किया था ना, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ई की बार मॉड्यूलस कितना होता है, रूट अंडर आता ना, तो वन ही आ जाता ना, वो तो वन आ जाता। तो यहाँ से ये स्क्वायर अगर इधर नहीं लिखते हम तो क्या होता, अगर यहाँ हम स्क्वायर नहीं लिखते तो यहाँ रूट लगाते, यही ना, लेकिन फिर भी वन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने किसका लिखा है, पहले आयोटा एक्स का, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट। अच्छा ये तो ऐसे ही मुझे लगता है वन तो ऐसे ही हो गया ना, ये तो वन आ जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है ठीक है, ये तो राइट साइड तो वन हो गया ना, राइट साइड तो ऐसे ही वन हो गया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो वन आ गया। एंड यहाँ से क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x इस पूरे का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन x इस पूरे का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। इसमें क्या बोला गया था ऑप्शन में, देखो। सो इसमें कुछ दिक्कत लगे तो बताओ। आई थिंक वहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी उल्टा लिखा है शायद, है ना, देखो एक बार इनइक्वालिटी चेक करो। सो यहाँ जो होगा ई ऑफ मॉड सही है। तो मुझसे पूछा क्या गया था ऑप्शन में, ऑप्शन देख लो क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी वन से बड़ी या बराबर, अच्छा बड़ी या बराबर है ना, तो ये पूछा है कि ये, तो हमने तो ये प्रूव कर दिया कि ये लेस देन इक्वल टू वन है, तो बस ये आपको देखना है ना, तो ठीक है ये सॉल्यूशन है। तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, क्योंकि इसने पूछा है लार्जर देन इक्वल टू, तो हमारा लेस देन मतलब टू वाला भी फॉल्स हो गया। एक बार चेक करो। सर वो मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड, वो इनइक्वालिटी कैसे आई? हाँ उसको प्रूफ देखना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे मान लो पूछेगा ये कैसे आई, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, या जेनसेंस इनइक्वालिटी कैसे आई, उसका आंसर क्या होगा, जैसे ये कैसे आई। अच्छा सर, वो ये थ्योरम है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, एक्स के जगह पे ई रेस्ट टू आई एक्स की लिया है क्या? हाँ बस वैसे समझ सकते हैं एग्जैक्टली तो अगर उसको आप वो भी लगा सकते हैं ना, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एंड यहाँ पे जो आप थ्योरम कह रहे हैं, मतलब ये सिंपल एक रिजल्ट है जो रिजल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब कहाँ से आता है, सबका प्रूफ लिखना पड़ेगा तो पता चलेगा। तो ये सब रिजल्ट है। इसमें जो है जैसे आप कह रहे हैं कि दिस एंड दिस, इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन तो यहाँ बीच में क्या साइन लगेगा, लेस देन इक्वल्स। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखो तो यही चीज़ मैंने लगाया, बस एक्स की जगह ई की पावर आयोटा एक्स लिख दिया है। तो सेम ही है रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट है, कहने का मतलब एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा आप चाहेंगे कैसे आए, तो ये चीज़ है। तो ये सब कुछ थ्योरम्स हैं। उसी से आया जो आप कह रहे हैं ना, उसी से आया एक्चुअली, ठीक है, कि ये जो थ्योरम है ये जो रिजल्ट है, तो इसी रिजल्ट से आया। बस एक्स की जगह हमने ई की पावर, मान लो यहाँ वाई लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ वाई रख दिया, तो वाई की जगह आप मान लीजिए ई की पावर आयोटा एक्स है, ठीक है। अब तो क्योंकि ये सब थ्योरम्स है, कहने का मतलब रिजल्ट है जो याद रखना है, जेनसेंस इनइक्वालिटी है, तो ये भी एक रिजल्ट हो गया जिसको समझो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी से समझो यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से फॉलो हो गया, इस तरह समझ सकते हैं। ओके है, सो नाउ सारे ऑप्शन हो गए ना, कुछ डाउट है तो बताइए। बाकी उसका आप प्रूफ लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, एनीवे सो वो तो इजीली आ जाएगा, वो भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। ये इसका प्रूफ क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हो जाएगा। अगर आप डिस्क्रीट में लिखेंगे द सम ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू दिस, तो इस समेशन ही तो आएगा, उससे हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तब भी हो जाएगा, जैसे है ना, ये सब मतलब थ्योरम है, x इंटू एफ एक्स डी एक्स जो आप कह रहे हैं,
तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इंटू एफ एक्स, ये इंटीग्रल का थ्योरम है, इंटीग्रेशन में ये थ्योरम है, तो इससे हो जाएगा, तो इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कुछ है, मतलब थ्योरम है कहने का मतलब, सिंपल। सो ओके जी, तो आई थिंक 4 ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देखिए, दिस इज समथिंग, तो so if pi is a permutation of 1 to n, x and pi denote the number of fixed point, fixed point पता आप लोगों को डिफाइन कर रखा है, pi I is equal to I, ये fixed point है। fixed मतलब 1 is mapping to 1, तो then 1 is a fixed point, x is mapped to x, then x is a fixed point, तो ये है pi I is a I। तो x and pi denote करता है number of fixed point, that is cardinality of set this, x and pi is cardinality of this set, x and pi is the cardinality है ना, number of element in the set, ये मैं ऐसे लिख दूँ cardinality of the set I which is less than equal to n, where pi I is equal to I, इसकी cardinality है, okay। if the permutation pi is chosen uniformly at random, तो जो ये परमुटेशन है चूजिंग यूनिफॉर्मली, सो कितने परमुटेशन होते हैं, देर आर n फैक्टोरियल परमुटेशन ना ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, विच द फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो e ऑफ x25 इज 5 टाइम e ऑफ x5, e ऑफ x25 is ex5 upon 5, ex25 is ex5 and then ex25, तो मेनली आपको x25 and x5 में रिलेशन निकालने हैं, राइट। वी हैव टू जस्ट फाइंड रिलेशन बिटवीन, जैसे x25 पाई हो गया, तो इसका कार्डिनलिटी I लेस देन इक्वल टू 25 such that pi of I is equal to I, ये है, and then x of phi of pi, so this is cardinality of the set, उल्टा हो गया ना, पहले सेट फिर, so क्या लगता है आपको क्या होगा, तो ये MSQ है, MSQ है ना। So what is expectation of x5, expected value of x5, तो expected value of fixed points है ना, expected number of fixed point when n is 25, and then expected number of fixed point when sample size is 5, मतलब ना n is 5, तो ये आपको रिलेशन ढूंढना है। तो दिमाग लगाओ, 5 है तो उसमें क्या होगा, 25 है तो उसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए, परमुटेशन कितने हो सकते हैं, देयर आर n फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बताइए।
जैसे यहाँ पे चलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आप समझिए, फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे लेटर और इन्वेलप वाला क्वेश्चन आपने समझा होगा, मैचिंग प्रॉब्लम काइंड ऑफ, है ना। तो जैसे क्या है उसमें कि जैसे एन इन्वेलप है, एन लेटर है, यही ना। तो अभी के लिए मैं अगर बात करूं कि जैसे मान लीजिए एन लेटर्स रखे हुए हैं, मतलब ऐसा, और एन इन्वेलप्स हैं, आप रैंडमली 1 2 अप टू एन है और 1 2, तो ये एन लेटर्स हैं, आप रैंडमली प्लेस कर रहे हैं एन इन्वेलप में। तो फिक्स्ड पॉइंट का मतलब यहाँ ये हुआ कि पहला लेटर पहले इन्वेलप में ही जाएगा, मतलब लेबल्ड है, लेटर्स भी लेबल्ड है, इन्वेलप भी लेबल्ड है। सो यू आर पुटिंग एन लेटर्स इनटू एन इन्वेलप। सो क्वेश्चन ये है कि फिक्स पॉइंट यहाँ का क्या मतलब हुआ कि 1 विल गो इनटू 1, और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक फिक्स पॉइंट की अभी ना, अच्छा नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट की, ठीक है। सो नंबर ऑफ पाई एन इज काइंड ऑफ वन ऑफ द, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि जो एक्स एन पाई है इज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। अभी ट्रायल क्या है, तो या तो क्वेश्चन के टर्म में आप समझो कि 1 2 3 4 एन, या लेटर इन्वेलप में समझो कि पहला लेटर आपने रैंडमली पुट किया, अगर वो इन्वेलप 1 में गया तो सक्सेस है, नहीं गया तो फेलियर है। दूसरा उठाया, रैंडमली प्लेस किया, उसमें गया तो सक्सेस है, नहीं तो फेलियर, एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। नाउ मैं आपसे बस इतना पूछ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाई 1 इज इक्वल टू 1। अब पाई 1 इज इक्वल टू 1 मेरा लिखने का मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट इन्वेलप में ही जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने फर्स्ट लेटर उठाए, वी आर रैंडमली पुटिंग इनटू वन इन्वेलप, इन्वेलप रैंडम है, मिक्स करके रखा हुआ है। सो रैंडमली आप एक इन्वेलप उठाया और वो 1 निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब एन इन्वेलप्स हैं, लेटर आपके हाथ में, एग्जांपल के लिए एन इन्वेलप, एक रैंडम इन्वेलप उठाओगे, अब उसमें 1 लिखा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या वो फर्स्ट लेटर का ही इन्वेलप होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 1/n. हाँ 1/n, यस। सो इट इज 1/n एक्चुअली, है ना। सो यू हैव n envelopes ना, so you will take randomly 1 envelope and that is 1 out of n. So pi 1 is equal to 1. Similarly pi I is equal to I is 1/n for all I, which is 1 to n, ठीक, ये है। So this is the probability of getting a fixed point. 1, ये पर्टिकुलर 1 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। You can say this is p, let's say small p. So x is a number of success in one, this is the probability of success in one trial. I is just 1 ना, so एक के लिए बात कर रहा था मैं, I was talking just 1 letter and 1 envelope. तो xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए यहाँ से, what is the distribution of x here, number of success in n trials। ये तो बहुत बेसिक है भाई। x Binomial. binomial with what parameters, binomial with what parameters, how many trials you have, what is probability of success in one trial, N trials. ठीक है। सो पाई एन एक्स इज, ये स्मॉल p था कि probability of getting one success, ये तो p क्या होता है, probability of success in one trial। so we're just talking about one trial, या तो 1 लिख लो या i लिख लो, तो मैं 1 के लिए बात कर रहा हूँ। so ये binomial है, and what is the expected value of x n pi, what is expectation, it's a 1 for all n। so whether n is 5, whether n is 6, whether n is 25, doesn't matter, always you will have expectation 1 only। so x25 pi will also have expectation 1, and x5 pi as per requirement of the question, this will also have expectation 1। so अब ऑप्शन देख लीजिए, because this holds for all n, so this is a solution actually। तो आंसर देखिए क्या होगा। सो 1 1 है तो 1 बराबर 5 फॉल्स, 1 बराबर 1/5 फॉल्स, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। 3 4 सही है।
देखिए, सो क्वेश्चन विजिबल है. कंसीडर एन irreducible Markov chain with finite state space S. P is the transition probability matrix. P raised to power n is this n-step transition probability matrix. Aij is defined as limit n tends to infinity 1 by n Pij m from 1 to n. Okay, तो मतलब Pij 1, Pij 2, Pij 3 and so on, Pij n upon n. तो ये स्टेप्स है. आई टू जे जाना 1 स्टेप में, आई टू जे 2 स्टेप में, आई टू जे 3 स्टेप में, एंड उसका एवरेज ले लिया. सो दे आर आस्किंग रिकॉल दैट द लिमिट एबव ऑलवेज एग्जिस्ट. आपको बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. सो देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू. ए आई जे विल बी इक्वल टू ए के जे फॉर ऑल आई जे के बिलोंग्स टू स्टेट स्पेस. एंड साथ में क्या दोनों है? नहीं, दूसरे वाला ही है, क्योंकि 2 बार लिखा रहता है ना. तो समेसन ए आई जे समेसन ओवर जे इज 1 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस. ए आई जे इज पॉजिटिव फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू एस. एंड फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू एस द सीक्वेंस पी आई जे एन कन्वर्जेस टू अल्फा आई जे, है ना, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. तो ट्राई करके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये. ठीक है भाई, देख लो एक बारी. और तो ऑलरेडी इरिड्यूसिबल है, मतलब ऑल स्टेट विल बी कम्युनिकेटिंग, है ना. एंड तो इस यू नो एक चीज़ आपको पता है, जैसे सीक्वेंस सीरीज में एक थ्योरम है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, है ना. a1 प्लस an इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. तो इसका कोई बताओ फॉर्मूला याद है? किसके इक्वल होता है? n टर्म्स का एवरेज है, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी? इसका आई थिंक कॉची सेकेंड थ्योरम ऐसा कुछ बोलते हैं ना. कोई बताओ जिनको याद हो. सीक्वेंस सीरीज का ये फॉर्मूला है सीक्वेंस का. an इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n. ये लिमिट किसके इक्वल आएगी? मैथ्स वाले लोगों को तो पता ही होना चाहिए भाई. इवन यही प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है a1 इंटू a2 इंटू an इसकी पावर n, ये भी इक्वल ही होती है. और यही चीज़ इसके इक्वल भी होती है कि n अपॉन क्या 1 बाई a1 1 बाई a2 1 बाई an, ये होता है ना हार्मोनिक मीन. सो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये किसके इक्वल है? अभी बता पाओगे कोई? ये तीनों की लिमिट इक्वल होगी और किसके इक्वल आएगी? किसी को नहीं पता है? ऐसे कैसे भाई? तो नेट की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग यूनिट वन तो पढ़ा होगा. यूनिट 1 में इस पर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट. यूनिट 1 जो रीएनालिसिस के क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस सीरीज के, तो नेट में इस पर कई सारे क्वेश्चंस आए हैं जिन लो. अभी तो एग्ज़ाम तुम्हारा 5-6 दिन बाद है. आज कितनी तारीख है?
आज 10 तारीख है, 8 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, 7-8 दिन बाद, और तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं तो यूनिट 1 सब किसी को नहीं आते। सर लिमिट ऑफ ए एन का इक्वल होगा ये, और सी फर्स्ट थ्योरम और सेकंड। फर्स्ट या सेकंड जो भी, हाँ, तो ये एन का इक्वल है। तो अब इसको अगर मैं वहाँ पे लगाऊँ, वही तो है ये जो अल्फ़ा आई जे है वही तो है। अगर खोलो तो क्या है, पी आई जे 1, पी आई जे 2, और कहाँ तक ले गया है, पी आई जे एन, तो A1 A2 AN अपॉन एन, और इसी में लगाया हुआ है लिमिट, यही है ना, लिमिट एन टेंस, तो ये फॉर्मूला लगाओ इसके इक्वल। तो कहने का मतलब ये किसके इक्वल आ गया, जो अल्फ़ा आई जे है अभी इक्वल है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी आई जे एन, तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू जे, और ये इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है। तो इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन में लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी और स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो ये किसके इक्वल आएगी, एंड लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट। तो कहने का मतलब ये किसके इक्वल आएगी, सम पाई जे, जहाँ पे पाई उसका जो है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, पाई 1 पाई 2 होता है ना, पाई एन, एन स्टेट में मान रहा हूँ, स्टेट कितने हैं पता नहीं, चलो अभी के लिए एन, क्योंकि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो भी है पाइज है ना। सो दिस इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ तक ठीक है। अब बताओ ऑप्शन के हिसाब से क्या हो रहा है, ऑप्शन देखो ढंग से, अब बताओ क्योंकि ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, एंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना, तो ये अल्फा आई जे इज इक्वल टू पाई जे। नाउ यू डिसाइड ऑप्शंस और वो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, है ना, एट स्टेट जे, या लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एट स्टेट जे। नाउ थिंक एंड टेल मी कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। है ना, देखो लिमिट यहाँ हेल्प कर रहा है, तो यूनिट 1 छोड़ोगे तो यहाँ भी दिक्कत होगा अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो। और आगे अगर फर्दर मैं लिखूं तो समेसन ऑफ पाई जे कितना होगा, 1 होगा, समेसन ओवर जे 1 होगा ना, तो मतलब समेसन ऑफ, इसका मतलब है समेसन ऑफ अल्फा आई जे समेसन ओवर जे 1 हो जाएगा। तो ये तो 2 वाला सही लग रहा है, यही स्टेटमेंट लिखा जो हमने प्रूफ किया है। 1 में है आई जे और के जे इक्वल होगा, आई जे और के जे इक्वल होगा। तो हम ये जानते हैं ना, क्योंकि आई जे भी पाई आई है और के जे भी, सॉरी, अल्फ़ा आई जे भी पाई जे है। सो मतलब ये जो अल्फ़ा आई जे इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ इनिशियल स्टेट आई है, यहाँ इनिशियल स्टेट के है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई जे को आई और के से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पाई जे इज़ फ्री ऑफ इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट अलग अलग हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टिल समझ रहे हो ना, यहाँ जो हमने प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया है कि अल्फ़ा आई जे पाई जे होगा, तो अल्फ़ा के जे भी अल्फ़ा जे ही होगा, बिकॉज लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट। तो सही है। तीसरा है कि अल्फ़ा आई जे पॉजिटिव होगा फॉर ऑल आई जे। अब ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट डू, क्या डेफिनेशन है स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी की, क्या 0 हो सकता है?
आया कि नहीं भाई किसी का? अभी भी क्लियर है कि नहीं? 1 2 3 देख लो अब। सो यहाँ कह रहा है कि दिस फॉर ऑल आई जे, सही होगा। एंड ये कह रहा है फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू एस, पी आई जे एन कन्वर्जेस टू अल्फा आई जे। पी आई जे अल्फा आई जे पे तो नहीं जाएगा है ना? पी आई जे एन तो 0 से 1 के बीच होगी, अगर प्रोबेबिलिटी तो 0 पे चली जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी इट विल बी पॉजिटिव। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ। सो फोर्थ वन इज ये तो आसान क्वेश्चन है, ट्राई करके बताओ, हो जाएगा?
सपोज डाउट है किसी को तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट तुम ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, उससे काम हो जाएगा। यू जस्ट मेक ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे उससे आ जाएगा। जैसे 3 4 आया कई लोगों का, डाउट है किसी को बताओ, बना दूंगा, उसमें कुछ खास नहीं है। यू जस्ट मेक अ ट्रांजिशन डायग्राम एंड यू विल सी, ऐसे ही हो जाएगा। आ गया ना, है ना, ट्रांजिशन डायग्राम से ही आ जाएगा। देखो इसमें x ज्योमेट्रिक हाफ है, सपोर्ट 1 से स्टार्ट है ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, एंड कंडीशनल x ऑन y पॉइजन है, ठीक है। सिमिलरली सपोज u है पॉइजन 1, u गिवन v ज्योमेट्रिक है, तो आपको बताना है देन अच्छा ये ऑप्शंस हैं, तो ये ट्राई कीजिए, भी आसान है। तो यहाँ पे मे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी टोटल प्रोबेबिलिटी की या टोटल एक्सपेक्टेशन वाले फॉर्मूले की, कर पाओगे? देखो क्लियर है ना। तो इसमें x जो दे रखा है, अगर मैं सारा इन्फॉर्मेशन लिखूं तो यहाँ x है ज्योमेट्रिक हाफ, जहाँ x का सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, एंड y गिवन x पॉइसन x है, ये है एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा आगे है u इज पॉइसन 1 एंड कंडीशन ऑन u, v गिवन u इज ज्योमेट्रिक 1 अपॉन u प्लस 1, सेम ज्योमेट्रिक होगा। देन यू हैव टू आंसर दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करने हैं। ट्राई करके देखो, सिंपल कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो जी इसमें डाउट है, सिंपल यू हैव टू फाइंड, डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, y का एंड देन v का, एंड देन यू कैन कंपेयर। हाँ यानी फाइंड क्या निकालना चाहोगे, डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसे ही हो जाएगा। तो e ऑफ y चाहिए ना आपको, तो क्या होता है e ऑफ y गिवन x, ऐसा कुछ।
इससे भी हो सकता है। तो ई ऑफ वाई गिवन एक्स है आपका पॉइसन। पॉइसन मीन तो क्या होता है, एक्स लैम्डा ही होता है, और ई एक्स ज्योमेट्रिक है और सपोर्ट 1 वाला है, तो इसका मीन 1/p है ना। तो 1/p का मतलब है कि 2 आ जाएगा। ऐसे ही ई ऑफ v इन द सिमिलर वे, ई ऑफ v गिवन u, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ v गिवन u ज्योमेट्रिक है, तो इसका u+1 आ जाएगा ना 1/p, एंड EU+1, u पॉइजन 1 है तो 1+1, 1 मिनट, तो इक्वल आ गया भाई, है ना। तो ये 2 ही आ गया दोनों, एक बार चेक कर लो। तो EY और EV सेम ही आ गया, फिर तो इक्वल है, दोनों सही हो जाएगा, है ना। ओके, ऐसे ही वेरिएंस ऑफ y निकालोगे तो सर ये वेरिएंस, 1/u+1 है। हाँ क्या कह रहे हो आप, 2 नहीं आएगा। सर 1/u+1 है। μ+1 किसका, u+1 हाँ तो u+1 ही तो लिखा है, तो 1/p है ना u+1, तो ज्योमेट्रिक p का मीन कितना होता है, सर 1/p, सॉरी। ठीक है कोई बात। तो देखिए यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस, इसलिए लिख के करो, जब लिखोगे ना तो दिखेगा, सिर्फ वीडियो देखने से ना, मूवी भी तो चल नहीं रही है कि समझ आए ना आए क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ तो आपको सीखना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। सो इसलिए लिख के करोगे, खुद से लिखोगे सॉल्यूशन तो आपको ज़्यादा समझ आएगा खुद से लिखने पे, इससे आ जाएगा। इन द सेम वे यू फाइंड वेरिएंस ऑफ v, सेम वे में वेरिएंस ऑफ v निकाल लो सेम तरीके से, तो करो, ये तो आसान है। तो ये कंडीशनल वाले फॉर्मूला सही हो गया कि वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ v गिवन u प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ v गिवन u। दोनों 4 आ गया, ओके, तो मैं बोथ आर 4, फाइन। सो 4 4, तो इसका मतलब अगेन दिस 2 आर ट्रू, तो मतलब जस्ट बेसिक रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन है ना। सो ये भी आप खुद से कर लेते, करने की जरूरत थी नहीं ऐसे।
सो n सैम्पल पॉइंट्स आपको दिया है, मतलब रैंडम सैम्पल है फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म ऑन दिस। तो यूनिफॉर्म किस पे है, एक डिस्क पे है ना। ग्राफ बनाएंगे तो रूट अंडर थीटा एक का रेडियस है और दूसरे का रेडियस है रूट अंडर थीटा प्लस 1, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सो दिस इज योर सपोर्ट। ठीक, अब ट्राई करके देखो, पूछो। सो सेट किया, दिस इज ए सपोर्ट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अगर और लिख दूं तो जो जॉइंट पीडीएफ होगा दैट विल बी 1 अपॉन एरिया। एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू थीटा प्लस 1 माइनस पाई इंटू थीटा, तो पाई आ जाएगा 1 अपॉन पाई, ये रहेगा। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिटवीन 0 एंड नहीं थीटा एंड थीटा प्लस 1, ठीक है, थीटा एंड थीटा प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा एंड थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा थीटा एंड थीटा प्लस 1। दिस इज अ जॉइंट पीडीएफ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, तो ठीक है, आगे ट्राई करो। हो गया कि नहीं, देख लो, डाउट है तो बताओ, सिंपल तो है।
सर ये डिस्ट्रीब्यूशन होना अपन बाय कैसे आया? एरिया क्या होगा इस जो सेडेड रीजन का एरिया कितना है? व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सेडेड रीजन? निकालना आता है? ग्राफ बना सकते हो, इसका ग्राफ अरे बनाना पाई आता आर है? स्क्वायर माइनस निकाल के बताओ। निकाल के बताइए कितना आएगा। यस सर गॉट। ठीक है ना। यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन में 1 अपॉन एरिया, यूनिफॉर्म 1 डायमेंशन में 1 अपॉन लेंथ, यूनिफॉर्म 3 डायमेंशन में 1 अपॉन वॉल्यूम, पीडीएफ जो होगा 1 अपॉन एरिया, 1 अपॉन लेंथ, 1 अपॉन वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। तो ये 2 डायमेंशनल है, मतलब डायमेंशन समझ आता है ना, एक्स वाई प्लेन में है तो 2 डायमेंशनल। लाइन पे जब इंटरवल ए बी रहता है तो 1 अपॉन बी माइनस ए, वाई बिकॉज बी माइनस ए इज द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल। कुछ बताना या हो गया? जैसे ये इनका आंसर 1 2 3 आया है, कहीं डाउट है तो बताओ भाई, किसी ऑप्शन में अगर डाउट है तो। एमएल निकालना आता है ना, एमएल क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन जहाँ मैक्सिमम हो जाए। तो ये वैसे ही जैसे यूनिफॉर्म, अगर आपको ये वाला आंसर निकालना आता है यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1, इसका एमएल अगर निकालना आता है तो सेम इसका एमएल सेम तरीके से आएगा। जिस अप्रोच से यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 है, इन द सेम वे यू कैन फाइंड। हो गया, ठीक है फिर। तो आई थिंक 1 2 3 जैसे उन्होंने बताए हैं, बाकी लोग चेक कर लो जो आंसर है ना चैट में आया हुआ है।
सो यहाँ पे है कि suppose x1 x2 xn are IID random variables which are uniformly distributed on 0 theta. Order statistic है h0 theta 1, h1 theta more than 1. Then the following test have significance level alpha. तो लगाओ फॉर्मूला, किसका सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है. तो बस फॉर्मूले लगाने सब में आपको कि probability of rejecting h0 when h0 is true. हर ऑप्शन में ये फॉर्मूला लगाओ और जिसमें आंसर अल्फा आ गया वो सही है. चेक करो ये ना. सो अल्फा बिटवीन 0 to 0.5 है. सो हर ऑप्शन में आप ये निकालो, अगर अल्फा आ गया तो ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स है. यू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन ईच ऑप्शन. Probability of rejecting h0 when h0 is true.
ठीक है जी, जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है, ईच ऑप्शन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन ईच ऑप्शन। आपका क्या 1 2 आया ओनली, व्हाट अबाउट 3 4? यस सर, फोर्थ भी। फोर्थ भी आ रहा है, 1 2 एंड 4 है ना, मतलब सिंपल, यू जस्ट नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन ईच ऑप्शन एंड यू नो हाउ टू, है ना, पीडीएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो उससे आ जाएगा। यूनिफॉर्म है तो वैसे भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीटा में चला जाता है, जस्ट यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो आपको आता होगा। तो लाइक यू सेड 1 2 4 3 है ना, सो करेक्ट हो गया 1 2 4, ठीक है जी, एंड ये आउट हो गया क्योंकि अल्फा नहीं आया होगा। सब में आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, इन एवरी ऑप्शन रिजेक्शन रीजन आर गिवन, यू जस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी अंडर एच नॉट इन एवरी ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब यूनिफॉर्म 0 1 में ईच प्रोबेबिलिटी यू हैव टू फाइंड इन यूनिफॉर्म 0 1, क्योंकि अंडर एच नॉट थीटा इज 1, है ना, तो मतलब एक्स आईज आर यूनिफॉर्म 0 1 अंडर एच नॉट, सो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज बीटा फर्स्ट काइंड आर एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। सो जस्ट ये आपको यूज करना है इन ईच ऑप्शन एंड यू कैन सी। बिकॉज एग्जाम में भी आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, तो अभी खुद करोगे तो यू विल गेट टू लर्न, या तो खुद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो सीखने को मिलेगा, ये है। बट ट्राई नहीं करोगे, एग्जाम में चाहोगे रैंक आ जाए, क्वालिफाई हो जाए, तो भाई ये तो वैसे ही हो गया। तो आपको फिर पेयर दे रखा है एक्स आई वाई आई, not all xi's are same, C decides to fit linear regression model y on x with intercept, and D decide to fit a linear regression model y on x without an intercept। ओके तो C का मॉडल जो है y बराबर mx प्लस सी काइंड ऑफ है, या अल्फा प्लस बीटा एक्स काइंड है, और D का है y बराबर जस्ट बीटा एक्स, इस तरह से मॉडल है। And x bar y bar with the sample mean, which of the following statement regarding the two fitted model are not necessarily true? So both the fitted regression line will pass through x bar y bar, C's fitted line will pass through x bar y bar, D's fitted line will not pass through this. For both the fitted model, the sample correlation coefficient between x size and corresponding residual is 0, and then sample correlation coefficient between x size and the corresponding residual is 0 for C's fitted model but not for the D's fitted model. So there are two model you have and they are asking you regarding these two models, ठीक है। तो एक C पर्सन है, एक D पर्सन है, दोनों का अलग अलग मॉडल है, सो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो
कुछ आया भाई? सो 1 and 4 ओके। अच्छा बोला नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसर, हमें ट्रू नहीं ढूंढना है, हमें फॉल्स ढूंढना है ना, कि कौन सा जरूरी नहीं है ट्रू होगा। तो हमने ये तो पढ़ा है कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x, x ऑन y है ना, पासेस थ्रू x बार y बार, ऐसा ना। लेकिन यहाँ पे विथ इंटरसेप्ट है, यहाँ विदाउट इंटरसेप्ट है, ये डिफरेंस है। ठीक है ना। तो जैसे होता था, मतलब वैसे तो सो दिस विल पास है ना, दिस मे और मे नॉट पास, ऐसा हो सकता है ना, कि ये जरूरी नहीं x बार y बार से पास करेगा, ऐसा होगा। बीटा एक्स आई, ठीक है। सो कल डिस्कस करते हैं, अभी तो टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट बैच का टाइम है 9 बजे से ही था। सो कल डिस्कस करते हैं, एक बार चेक करके आना आप लोग, है ना, कि क्या होगा। जैसे इन्होंने बताया 1 4 एलिजा ने, बाकी लोग चेक करो क्या है। तो इन्होंने 1 4 बताए हैं चैट में, बाकी चेक करना। सो ठीक है ना, सी फिट लाइन पास करेगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है, ऐसा कह रहे हैं, देखना पड़ेगा इसको अभी। ठीक है, कल देखते हैं इसको, ट्राई करके आओ। तो बाकी ट्राई करके आना, कल आए कंटिन्यू करेंगे अभी नेक्स्ट बैच की क्लास। थैंक यू।